नमस्कार, स्वागत है। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिषेक एकेडमी का यह ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो के माध्यम से पुनः आपके सेवा में मैं हाजिर हूं और आज की जो वीडियो है वह बाल विकास यूपी टेट बाल विकास का प्रैक्टिस सेट, जो कि 50 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। पूरी वीडियो लास्ट तक आप लोग वॉच करिएगा और आज की वीडियो काफ़ी आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। चलिए आज की वीडियो का पहला प्रश्न देखते हैं। आज की वीडियो का जो पहला प्रश्न आप लोग देखेंगे, प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है। तो याद रखेंगे, वृद्धि एवं विकास के सिद्धांतों से जो संबंधित नहीं है वह कौन नहीं है। तो निरंतरता का सिद्धांत ये तो है दोस्तों। निरंतरता के सिद्धांत में आप पढ़ते हैं कि जो बालक होता है ना, वह निरंतर कुछ ना कुछ चीजें सीखता रहता है। तो वृद्धि एवं विकास के सिद्धांतों से यह संबंध रखता है। आगे देखते हैं वर्गीकरण का सिद्धांत, और अगला है समन्वय का सिद्धांत। ये भी आपका बुद्धि के सिद्धांत से संबंध रखता है। आपका व्यक्तिगतता का सिद्धांत ये भी रखता है। लेकिन याद रखेंगे, जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि वृद्धि एवं विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है, तो आपका वर्गीकरण का जो सिद्धांत है यह संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आगे ले चलते हैं। सेकंड नंबर की बात करेंगे दोस्तों। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे में भी डाट डाट उच्च होंगे। तो क्या उच्च होंगे? आपका सृजनशीलता उच्च होगा, कि अध्ययन में उच्च होंगे, कि विश्लेषण करने में उच्च होंगे, कि अच्छे अंक प्राप्त करने में उच्च होंगे। तो आपको बता दें, इसका जो करेक्ट आंसर होगा, यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे में भी सृजनशीलता में भी उच्च होंगे। याद रखें, जिसकी आईक्यू अर्थात बुद्धि लब्धि उच्च होगी, यह कंफर्म नहीं है कि वह बच्चा सृजनशीलता का ही बच्चा कहलाएगा। तो यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे में भी सृजनशीलता उच्च होंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ले चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। आपका 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि उदाहरण, इसके बाद आपका निरीक्षण, फिर इसके बाद विश्लेषण और वर्गीकरण नियमीकरण। याद रखेंगे, उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण और नियमीकरण निम्नलिखित में से किस विधि के सोपान हैं, आपको बताना है। तो किस विधि के सोपान है? निगमन विधि के, कि आगमन विधि के, कि आपका अंतः दर्शन विधि के, कि आपका बहिर्दर्शन विधि के। तो आपको बता दूं दोस्तों, जो आपका उदाहरण हो गया, निरीक्षण हो गया, विश्लेषण हो गया, या आपका वर्गीकरण हो गया, या नियमीकरण हो गया, ये सभी आगमन विधि के उदाहरण हैं। किसके हैं दोस्तों? तो आगमन विधि के सभी सोपान हैं। आगमन विधि में चीजें देखने को मिलती है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है। आपसे पूछे कि बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र निम्न में से कौन सा है, तो केवल शैशवावस्था की विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है बाल मनोविज्ञान में, कि केवल गर्भावस्थाओं की विशेषताओं का अध्ययन करते हैं, कि केवल बाल्य अवस्थाओं की विशेषताओं का अध्ययन करते हैं, कि गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन करते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, हमारे बहुत से ऐसे प्यारे प्रशिक्षु होंगे जो इस ऑप्शन को देखने के बाद ही उनके अंदर करेक्ट आंसर मिल गया होगा कि गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन करते हैं। किसके अंदर? तो बाल मनोविज्ञान के अंदर। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, 5 नंबर की बात करेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि डाट डाट छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है। तो कौन जो होता है किसी चारों ऑप्शन में, जो आपका है शिक्षण, कि आपका है सहानुभूति, कि आपका है समष्टि, कि आपका प्रेरणा, किसके माध्यम से छात्रों में रुचि उत्पन्न किया जा सकता है? आपको पता है ना दोस्तों, प्रेरणा जो होता है, जिसको हम लोग मोटिवेशनल, इसका अर्थ मोटिवेशनल में भी हम लोग ले सकते हैं कि छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला क्या होती है। तो प्रेरणा देकर, बच्चे को प्रेरणा देकर, बच्चे को मार्गदर्शन दिखाकर हम छात्रों के अंदर क्या उत्पन्न करते हैं? तो रुचि उत्पन्न करते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला है कि ध्यान आकर्षित होने में, 6 नंबर क्वेश्चन ध्यान देखिएगा, कि ध्यान आकर्षित करने में डाट डाट की प्रमुख भूमिका होती है। तो किसकी प्रमुख भूमिका होती है? उद्दीपन की, कि उद्दीपन की उपादेयता की, कि आपका उद्दीपन की विश्वसनीयता की, कि उद्दीपन की सक्रियता की। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, वह उद्दीपन की क्या होगा दोस्तों? तीव्रता की। ध्यान आकर्षित होने में उद्दीपन की तीव्रता की प्रमुख भूमिका होती है। ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, 7 नंबर की बात करेंगे कि आपका जो यहाँ पे देखेंगे, अंतर्मुखी, आपका बहिमुखी तथा आपका उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किनके द्वारा किया गया था? आपको बता दें, चाहे आपका अंतर्मुखी हो, चाहे आपका बहिमुखी हो, चाहे आपका उभयमुखी हो, या व्यक्तित्व के ये भाग होते हैं, सोपान होते हैं, और इनका वर्गीकरण युंग के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा दोस्तों? युंग के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चलिए आगे ले चलते हैं। यहाँ पे देखेंगे व्यवहारवादी ने कहा था, कौन ऐसे व्यवहारवादी हैं जिन्होंने कहा था कि मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूँ वो बना सकता हूँ। तो याद रखेंगे व्यवहारवादी के जो जनक हैं वो वाटसन कहे जाते हैं। व्यवहारवाद के जनक किसे कहते हैं? तो वाटसन को कहते हैं। और वाटसन साहब ने ही कहा था कि मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर बना सकता हूँ या वकील बना सकता हूँ, चोर या जो चाहूँ वो बना सकता हूँ। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आगे ले चलते हैं। 9 नंबर की बात करेंगे दोस्तों। अंतःदृष्टि, अंतःदृष्टि द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोहलर ने प्रयोग किया था। याद रखेंगे अंतःदृष्टि का सिद्धांत या सूझ का सिद्धांत किसने दिया था? अगर आपसे कहीं भी पूछे तो याद रखेंगे एक प्रश्न आप लोग ये भी याद रखेंगे कि चाहे आपका अंतःदृष्टि का सिद्धांत हो, चाहे आपका सूझ का सिद्धांत हो, यह कोहलर ने दिया था। और यह किस पर प्रयोग किए थे अगर आपसे पूछे तो वनमानुषों पर। किस पर किया था दोस्तों? याद रखेंगे तो कोहलर ने अंतःदृष्टि का या सूझ का सिद्धांत जो दिया था वह उस किस पर प्रयोग करके दिया था? तो वनमानुषों पर। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ले चलते हैं। वह अवस्था जो कि माता के 21वें गुणसूत्र जोड़ों के अलग न हो पाने के कारण होती है, वह क्या कहलाती है? तो वह अवस्था जो कि माता के 21वें गुणसूत्र जोड़ों के अलग न हो पाने के कारण होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? तो याद रखेंगे उसे हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? तो डाउन सिंड्रोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसे हम लोग बोलते हैं डाउन सिंड्रोम। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। आपको बता दें, अगर आपसे पूछे कहीं गुणसूत्रों की संख्या तो जोड़ों में पूछे तो आप क्या बताइएगा? 23 जोड़ा। और उस तरह गुणसूत्रों की संख्या पूछे तो कितना है दोस्तों? 46 होता है। ये भी याद रखिएगा 46 होता है। आगे ले चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे वह मापनी जिसमें अंतराल मापनी के समस्त गुण के साथ परम शून्य भी हो सकता है, वह कहलाती है, क्या कहलाती है? तो वह मापनी जिसमें अंतराल मापनी के समस्त गुण के साथ परम शून्य भी हो सकता है, उस मापनी को हम लोग क्या बोलते हैं प्यारे? तो उस मापनी को हम लोग बोलते हैं अनुपात मापनी। क्या बोलते हैं? अनुपात मापनी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? आपको यही बताना है दोस्तों। तो विकास की वह कौन सी अवस्था है जिसमें बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? आपका बाल्यावस्था है, क्या आपका शैशवावस्था है, क्या आपका किशोरावस्था है, क्या आपका प्रौढ़ावस्था है? आपको बता दूं विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? तो आपका किशोरावस्था में होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 से लेकर 18 साल तक की अवस्था होती है। इसे हम लोग अपराध की या इसे हम लोग संघर्ष की या कुछ बनने बिगड़ने की, ये सब अवस्थाएं हम लोग किसको बोलते हैं? तो किशोरावस्था को बोलते हैं। नायक नायिका हीरो हीरोइन की अवस्था इसे बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला है दोस्तों, यहाँ पे बात करिएगा कि आपका संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान क्या होता है? तो संप्रत्यय जो होता है ना दोस्तों, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? फोटो या पिक्चर। क्या बोलते हैं दोस्तों? फोटो या पिक्चर बोलते हैं। तो संप्रत्यय निर्माण का जो प्रथम सोपान होता है इसे हम समानीकरण बोलते हैं, कि विभेदीकरण बोलते हैं, कि आपका प्रत्यक्षीकरण बोलते हैं, कि पृथक्करण बोलते हैं। तो संप्रत्यय निर्माण का जो प्रथम सोपान होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो प्रत्यक्षीकरण बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज की वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को आप जरूर से जरूर लाइक करिएगा। मैं केवल आपको प्रश्न और उसका आंसर दे रहा हूं क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल खराब है। मैं इस कंडीशन में नहीं हूं कि आपको क्लास ले सकूं, लेकिन आपको मुझे हर रोज एक क्लास देने की जो प्रोमिस है, इसी क्रम में मैं अपने प्रोमिस को प्रोवाइड करा रहा हूं। तो वीडियो को जरूर आप लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करेंगे। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अधिगम में डाट डाट ने प्रभाव का नियम दिया था। अगर आपसे कहीं भी पूछे ना कि प्रभाव का नियम किसने दिया था, तो याद रखेंगे जो अधिगम में थॉर्नडाइक ने। किसने दोस्तों? तो याद रखेंगे थॉर्नडाइक ने दिया था क्या? प्रभाव का नियम। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। जो आप लोग चीजें ध्यान रखिएगा तो बहुत आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। जो थॉर्नडाइक थे ना वही प्रभाव का नियम दिए थे, जैसे आपका तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। कहीं भी पूछे कि जो आपका तत्परता का नियम किसने दिया था, आपसे पूछे कि प्रभाव का नियम किसने दिया था, और आपसे पूछे क्या दोस्तों अभ्यास का नियम किसने दिया था, तो तत्परता का नियम भी, प्रभाव का नियम भी और अभ्यास का नियम थॉर्नडाइक के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है। जो शिशु होते हैं ना दोस्तों, याद रखेंगे नवजात शिशु जो होते हैं ना, 28 दिन के बच्चे को नवजात शिशु बोलते हैं। और याद रखेंगे 3 माह के बच्चे को क्या बोलते हैं? शिशु बोलते हैं। याद रखेंगे 3 माह के बच्चे को क्या बोलते हैं? शिशु बोलते हैं। तो शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है किस पे? तो मूल प्रवृत्तियों पे। किस पे प्यारे? तो मूल प्रवृत्तियों पे। बात को याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। मैकडुगल। मूल प्रवृत्तियां किसने प्रतिपादित किया था या मूल प्रवृत्तियों के बारे में किसने बताया था? तो मैकडुगल ने बताया था। इस बात को भी याद रखिएगा।
आगे देखते हैं 16 नंबर की बात करेंगे दोस्तों। एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग क्या कहलाता है। आपको बता दूं कि अगर कोई बच्चा है वह एक परिस्थिति से कोई चीज़ सीखा है और उस अपने सीखी गई बात को दूसरी परिस्थिति में सीखने में वह प्रयोग कर रहा है। जैसे मान लीजिए 2+2 वह जानता है कि 4 होता है। अगर यहाँ पे दूसरा मैथ का वह सवाल को हल कर रहा है और उसको पता है पहले से कि 2+2 बराबर 4 होता है और वह चीज़ों को 4+4 बराबर लिखकर 8 जोड़ ले रहा है, तो वह क्या कहलाएगा, सीखने की विधियाँ या सीखने में स्थानांतरण या सीखने में पठार या सीखने में रुचि। तो आपको बता दूं पहली बात सीखी गई बात को दूसरी बातों को सीखने में अगर बच्चा बातों को यूज कर रहा है तो सीखने में स्थानांतरण कहलाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 17 नंबर की बात करेंगे कि सांख्यिकी में वह रेखा चित्र जिसमें आवृत्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है क्या कहलाता है। आपको पता है ना कि जब आप लोग मैथ के सवाल को हल करते हैं तो ऐसे ऐसे बड़े बड़े ऐसे स्तंभ दिखते हैं। आप लोगों को पता भी होगा कोई छोटा होता है, कोई बड़ा होता है, कोई ऐसे होता है। तो यह स्तंभाकृतियों की जो आकृति होती है वह क्या कहलाती है, तो वह आपकी स्तंभाकृति कहलाती है। ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला है दोस्तों, याद रखेंगे कि अवधान में आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक है। तो याद रखेंगे अवधान में जो आपका आंतरिक या व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक क्या है, तो याद रखेंगे रुचि, लक्ष्य और अभिवृत्ति, यही आपका सही हो जाएगा। जो अवधान होता है ना उसमें आंतरिक तथा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक होता है, रुचि होता है, इसके बाद लक्ष्य होता है, इसके बाद अभिवृत्ति होता है। ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, फ्रायड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरिकरण में होता है। याद रखेंगे फ्रायड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरिकरण में होता है, क्या होता है दोस्तों, इदम होता है कि आपका अहम होता है कि पराहम होता है। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, SOR किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। याद रखेंगे दोस्तों SOR, अगर आपसे पूछे कि SOR किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था तो आप क्या बताएंगे, तो वाटसन के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों, याद रखिएगा आपका वाटसन के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं कि प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय किसके द्वारा दिया गया था। जो याद रखेंगे दोस्तों आपका है प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय किसके द्वारा दिया गया था, तो याद रखेंगे बैंडुरा के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों, तो बैंडुरा के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा है। याद रखेंगे ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा क्या होती है। आपको पता है अवधि होती है कि नवीनता की रुचि की आकार। तो ध्यान को केंद्रित करने की जो आंतरिक दशा होती है वो रुचि होती है। अगर बच्चे के अंदर रुचि होती है ना तो वह ध्यान को केंद्रित कर सकता है, सीखने के प्रति उत्साहित है तो वह ध्यान को केंद्रित कर सकता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर की बात करेंगे, निम्न में से किस विधि का उपयोग स्मृति के मापन के लिए नहीं किया जाता है। याद रखेंगे तो स्मृति के मापन के लिए किसका प्रयोग हम नहीं करते हैं, प्रत्याहान विधि का करते हैं दोस्तों। आपको पता है पहचान विधि का भी करते हैं, आपका पुनः सीखना विधि का भी करते हैं, लेकिन तार्किक विधि का जो प्रयोग होता है दोस्तों स्मृति के मापन में नहीं करते हैं। याद रखेंगे तार्किक विधि का। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है। तो अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लर्निंग कहलाता है, सीखना कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं कि प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण जिसको TAT का नाम देते हैं दोस्तों, का विकास किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो TAT का जो विकास या TAT का जो परीक्षण है वो मर्रे के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दोस्तों, याद रखेंगे मर्रे के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है। याद रखेंगे दोस्तों, अगर मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान पूछे तो आप किसको बोलिएगा दोस्तों। अगर आपसे पूछे तो विषय केंद्रित शिक्षा होती है कि शिक्षक केंद्रित शिक्षा दी जाती है, कि क्रिया केंद्रित शिक्षा दी जाती है, कि बाल केंद्रित शिक्षा दी जाती है। मैं आपको बता दिया हूं मनोविज्ञान में बाल केंद्रित, बालक को ध्यान में रखते हुए कोई शिक्षा प्रोवाइड की जाती है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर वीडियो अच्छी लग रही है दोस्तों तो वीडियो को जरूर आप लोग लाइक करिएगा, पूरा वीडियो लास्ट तक आप लोग वॉच करिएगा और हमको बताइएगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से कितने प्रश्नों को आपने कवर किया है। चलिए आगे ले चलते हैं, कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित होता है। याद रखेंगे कक्षा शिक्षण में जो आपका पाठ प्रस्तावना सोपान होता है ना वह सीखने के किस नियम पर प्रस्तावित होता है। तो आपको पता होना चाहिए जो यह होता है ना दोस्तों, याद रखेंगे यह जो होता है ना यह प्रभाव का नियम पर होता है, कि आपका सदृश्यता के नियम पर होता है, कि आपका तत्परता के नियम पर होता है, कि आपका साहचर्य के नियम पर होता है। जब आपको ऐसे प्रश्न मिले तो आप क्या बताएंगे, तत्परता का नियम। क्या दोस्तों, तो यही आपका है तत्परता का नियम। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से क्या मानव की ज्ञानेंद्रिय नहीं है। तो आपको यही बताना है कि मानव की ज्ञानेंद्रियां कौन नहीं है दोस्तों। आपका जीभ भी है,
आँख भी है, आपका नाक भी है, लेकिन आपका गला नहीं है। इस बात को याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, मानव की ज्ञानेंद्रियों में गला को स्थान नहीं दिया जाता है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। आगे देखते हैं, विकास के संबंध में निम्न में से क्या संबंधित नहीं है। यही बताना है दोस्तों, विकास के संबंध में निम्न में से क्या संबंधित नहीं है। कार्य क्षमता में वृद्धि, कार्य क्षमता में वृद्धि, व्यवहार में परिवर्तन, स्वभाव एवं दृष्टिकोण में परिवर्तन, आकार में परिवर्तन। किसके साथ आप जाएंगे, तो विकास के संबंध में निम्न में से क्या संबंधित नहीं है, तो ये सभी हैं, लेकिन आकार में परिवर्तन जो होता है ना दोस्तों, इसे यह विकास से संबंध नहीं रखता है। इस बात को याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, 30 नंबर की बात करिएगा। विकास की सबसे जटिल अवस्था किसे मानी जाती है। मैंने बता दिया 12 से 18 साल की अवस्था जो विकास की सबसे जटिल अवस्था मानी जाती है, और यह अवस्था होती है किशोरावस्था। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी को तूफान की, संघर्ष की, अपराध की, या सबसे संघर्ष की जटिल अवस्था इसे हम बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। 12 से 18 साल की यही होती है नायक नायिका, किशोर किशोरी की अवस्था इसे बोलते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मैं कौन हूँ, क्या हूँ, भी कुछ हूँ आदि ऐसी प्रबल भावनाएं विकास किस अवस्थाओं की ओर इंगित करती है, या कौन सी अवस्थाओं में ऐसा कुछ चीज़ें मिलता है। तो बालक के अंदर ऐसे विचार जो आते हैं ना, वह किशोरावस्था में आते हैं, 12 से 18 साल की अवस्था में आते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, मानव का विकास निम्न में से किस पर निर्भर होता है। तो याद रखेंगे, जो मानव का विकास होता है उसके वृद्धि पर निर्भर करता है, उसके वृद्धि वृद्धि पर, कि उसके वातावरण पर, कि उसके बुद्धि पर, कि उसके बुद्धि तथा वातावरण से मिलने वाली परिपक्वता पर। याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। मानव विकास निम्न में से किस पर निर्भर करता है, तो उसके वृद्धि तथा वातावरण से मिलने वाली परिपक्वता पर। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर की बात करिएगा दोस्तों। 33 नंबर है कि उच्च प्राथमिक स्तर के बालक की विशेषता नहीं है। तो क्या इसकी विशेषता नहीं है, कार्यों को शीघ्रता से करना, कार्यों को शीघ्रता से करना ये तो उसकी विशेषता है दोस्तों। विभिन्न प्रकार के व्यवहारों का प्रदर्शन करना ये भी है दोस्तों। सफलता को अनुभव रखने की चाह रखना ये भी होता है, लेकिन डेटिंग करना यह नहीं होगा दोस्तों। याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उच्च प्राथमिक स्तर का जो बालक होता है वह 6 to 8 में पढ़ने वाला बालक होता है, और याद रखेंगे उसके अंदर डेटिंग करना जैसी जो विशेषताएं होती है वो नहीं होती है। चलिए आगे देखते हैं, आपका 34 नंबर की बात करेंगे। 34 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित अवस्थाओं में डर्टी एज किस अवस्था की एक प्रमुख विशेषता है। आपका डर्टी एज विद्यालय की अवस्था, या आपका जो ग्रुप की अवस्था, या टोली की अवस्था किसे बोलते हैं, तो ये बाल अवस्था की अवस्था होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। डर्टी एज, इसमें जो बच्चे होते हैं ना वो गंदगी करते हैं, कपड़े को गंदा कर देते हैं, इसीलिए इसको डर्टी एज का नाम देते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर की बात करिएगा दोस्तों। 35 नंबर क्या कर रहा है, सर्वप्रथम मनोविज्ञान को किसका विज्ञान कहा गया था। तो याद रखेंगे, जो सर्वप्रथम मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा गया था। किसको दोस्तों, तो आत्मा का। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, साइकिल सीखने के बाद स्कूटर सीखने में प्रशिक्षण का स्थानांतरण होता है। आपको बता दो दोस्तों, जब से सबसे पहले बच्चा साइकिल चला रहा है, और साइकिल चलाने के बाद फिर बाद में वह स्कूटर चलाना सीख जा रहा है, तो यह क्या होगा दोस्तों, आपसे पूछ रहा है ना कि सीखने में प्रशिक्षण किसका स्थानांतरण है। ऋणात्मक स्थानांतरण है, नहीं दोस्तों। शून्य स्थानांतरण है, नहीं दोस्तों। यह क्या है दोस्तों, तो यह धनात्मक स्थानांतरण है, कि मतलब पहले बच्चा साइकिल चला रहा है तो वह विकास करके अब गाड़ी चला रहा है, बाइक चला रहा है, स्कूटर चला रहा है। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक किसकी है। अगर आपसे पूछे कि प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक किसकी है, तो विलियम जेम्स किसकी है दोस्तों, तो विलियम जेम्स के द्वारा लिखी गई है प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ले चलते हैं, 38 नंबर की बात करिएगा। प्रश्नोत्तर विधि का जनक माना जाता है। अगर आपसे कहीं पूछे कि प्रश्नोत्तर विधि का जनक किसे कहते हैं, तो आपको तुरंत बताना होगा दोस्तों, सुकरात हैं। कौन है दोस्तों, तो प्रश्नोत्तर विधि के जो जनक है ना, वो सुकरात हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं प्यारे, प्रभाव का नियम प्रतिपादित किसने किया था। अगर आपसे कहीं पूछे कि प्रभाव का नियम प्रतिपादित करने वाले महान मनोवैज्ञानिक का नाम क्या है, आप तुरंत कहिएगा थॉर्नडाइक हैं। प्रभाव का नियम किसने प्रतिपादित किया था, तो थॉर्नडाइक के द्वारा प्रतिपादित कराया गया था। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं कि शारीरिक विकास की गति किस अवस्था में बहुत कम हो जाती है। आपको मैंने बताया था, जब बालक का जो शैशवावस्था होता है उसमें जो बालक की गति होती है, शारीरिक विकास होता है ना, वह बहुत तेजी से होता है, लेकिन वह बाल अवस्था में आता है ना, तो उसकी जो
शारीरिक विकास होता है ना, वह धीमी गति उसकी हो जाती है, पुनः वह किशोरावस्था में इस गति को पा लेता है। तो याद रखिएगा, शारीरिक विकास की गति किस अवस्था में बहुत कम हो जाती है, तो यह जो अवस्था होती है वो बाल अवस्था कहलाएगी। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कितने लोगों के लिए यह डाउटनेस प्रश्न होगा, आपको मैंने बार बार बता रहा हूं दोस्तों कि याद रखेंगे, जब बच्चा शैशवावस्था में होता है ना, तो शारीरिक विकास बहुत तेजी से होता है, फिर वह बाल्य अवस्था में आता है तो शारीरिक विकास थोड़ा धीमा हो जाता है, पुनः इसके बाद जब वह किशोरावस्था में जाता है तो उसका शारीरिक विकास बहुत तीव्र हो जाता है। यह तरीका आप लोग याद रखिएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, किशोरावस्था की अवधि होती है, जो किशोरावस्था होती है ना, वह 12 से लेकर 18 साल तक होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बाल्यावस्था पूछे तो 6 से लेकर 12 साल होगा, और इसके बाद आपका जन्म से लेकर 5 साल तक क्या होता है, शैशवावस्था होता है। आगे देखते हैं, बाल विकास को सर्वाधिक प्रेरित करने वाला प्रमुख घटक कौन है। आपको यही बताना होगा दोस्तों, बाल विकास को सर्वाधिक प्रेरित करने वाला प्रमुख घटक प्रखर बुद्धि ये भी होता है, यौन परिपक्वता ये भी होता है, बड़ा भवन ये भी होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो बच्चा का बाल विकास सर्वाधिक रूप से प्रेरित होता है तो खेल के मैदान में। याद रखेंगे, खेल के मैदान, इसका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इस प्रश्न के अकॉर्डिंग बाल विकास को सर्वाधिक प्रेरित करने वाला प्रमुख घटक जो होगा ना, वह आपका प्लेइंग फील्ड होगा, खेल का मैदान होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्रेल लिपि किसको किसको पढ़ाना चाहिए, जो आप लोग देखेंगे ब्रेल लिपि किसको, बहरे को कि अंधे को कि गूंगे को कि विकलांग को। आपको बता दें, जो ब्रेल लिपि है ना, वह लुई ब्रेल के द्वारा दी गई थी, और इसमें 6 डाट रेखाएं थी, और यह जो थे ना अपने पिता के यंत्र, जो इनके पिता के वो थे ना, क्या बोलते हैं उसको दोस्तों, यंत्र थे ना, यंत्र से खेलते खेलते इन्होंने अपने आँख को चोट पहुंचा लिया था और अंधे हो गए थे। तो इनको पढ़ने में काफ़ी इनके अंदर रुचि थी, इसलिए इन्होंने ब्रेल लिपि की खोज की थी। और ब्रेल लिपि जो पढ़ने की किसकी होती है, तो अंधे लोगों की पढ़ने की लिपि होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ब्रेल लिपि किसको पढ़ाया जाता है, तो अंधे लोगों को पढ़ाया जाता है। यह टचिंग के माध्यम से या छू कर हम पढ़ते हैं चीज़ों को, और इसमें 6 डाट रेखाएं होती है। इस चीज़ों को आप लोग याद रखेंगे, 6 डाट रेखाओं से इसको हम पढ़ा जाते हैं। यह अंधों की लिपि होती है, ब्रेल लिपि। आगे देखते हैं दोस्तों, बाल अध्ययन का पिता किसे बोलते हैं। आपको बिल्कुल मैंने बहुत बारे प्रश्न बताया दोस्तों कि बाल अध्ययन का जो पिता है ना, वह कौन है, तो स्टेनले हाल को। किसको दोस्तों, बाल अध्ययन का पिता कौन है, तो स्टेनले हाल है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, बाल्य अवस्था में व्यक्तित्व होता है। तो अगर बाल्य अवस्था में व्यक्तित्व के बारे में पूछिएगा कि बच्चे का जो बाल्य अवस्था होता है, इसमें व्यक्तित्व कैसा होता है, तो इसमें व्यक्तित्व जो होता है ना, वो बहुमुखी होता है। कैसा होता है दोस्तों, बहुमुखी होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस अवस्था में काम प्रवृत्ति निम्न स्तर पर होती है, आपको यही बताना है कि बच्चे की कौन सी अवस्था होती है जिसमें काम करने की प्रवृत्ति जो होती है ना, वो निम्न स्तर पर होती है, तो यह अवस्था होती है बाल्य अवस्था। कौन अवस्था होती है दोस्तों, बाल्य अवस्था होती है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। 46 का ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों, बी बाल्यावस्था करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 47 नंबर की बात देखिएगा दोस्तों, एक बच्चे की कॉपी में लिखने में विपरीत छवियां, दर्पण छवि आदि जैसी गलतियां मिलती है, इस प्रकार का बच्चा लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। किसका दोस्तों, अधिगम में असुविधा के, अधिगम में समस्या के, अधिगम में अशक्तता के, अधिगम में कठिनाई के। जब कोई बच्चा है वह कॉपी में लिखने के, जो कॉपी में लिख रहा है ना दोस्तों, कॉपी में लिखने में विपरीत छवियां, दर्पण छवि आदि जैसी गलतियां मिलती है, तो आप क्या करिएगा, इसका अधिगम में अशक्त वह बालक है। याद रखेंगे, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। वह अधिगम में अशक्तता को दर्शा रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर बात करिएगा दोस्तों, 48 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, विकृति लिखावट, याद रखेंगे, विकृति लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है, याद रखेंगे। तो आपसे मैंने कहा दोस्तों, लिखने में जब बच्चे के अंदर अक्षमता है ना, तो वह क्या होगा, डिस्ग्राफिया होगा। क्या हो दोस्तों, डिस्ग्राफिया होगा। अगर पढ़ने में संबंधित क्षमता है, अशक्तता है, या पढ़ने में संबंधित दिक्कत आए, तो वह डिसलेक्सिया होगा। इस बात को याद रखेंगे। और गणना संबंधित आए तो डिसकैलकुलिया होगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल से हो जाएगा। लिखने संबंधित वह समस्या है तो डिस्ग्राफिया। ऑप्शन नंबर एक आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे 49 नंबर की बात करेंगे, अधिगम किसके बिना संभव नहीं है। अगर आपसे पूछे कि अधिगम किसके बिना संभव नहीं है, शिक्षक के बिना, प्रेरणा के बिना, पाठ्य पुस्तक के बिना, क्या आपका निर्देश के बिना। आपको बता दूं, अगर आपके अंदर रुचि नहीं है, प्रेरणा नहीं है, तो आप अधिगम बिल्कुल नहीं कर सकते, सीख कोई भी चीज़ें बिल्कुल नहीं सीख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं,
50 नंबर की बात करेंगे, ज्ञान रचनात्मकता सिद्धांत आधारित शिक्षण का आधार है। अध्यापक को सुनना, अध्यापक की कथित विषय वस्तु को दोहराना, अध्यापक तथा शिक्षार्थियों के संबंध को जानना, करके सीखना। सबसे बेस्ट जो ऑप्शन 4 है कि जब बच्चा प्रैक्टिकली सीख रहा होता है, करके सीख रहा होता है, तो वह जो रचनात्मक सिद्धांत आधारित शिक्षण होता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों 50 प्रश्नों को मैंने कवर किया। 50 प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। आशा करते हैं आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और आज की वीडियो में उतने मेरी सेहत अच्छी न होने के कारण मैंने आपको कोई भी प्रश्न का डिफाइन नहीं कराया, केवल क्वेश्चन और आंसर। कितने प्रश्नों को आपने कवर किया कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। आज की वीडियो से दीजिए मुझे विदा। देखते रहे अभिषेक एकेडमी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद।